हेलो एवरीवन। सो लॉजिस्टिक्स स्पेस से एक यूनिक बिजनेस मॉडल जिनका लॉजिस्टिक्स ब्लैकबक, इस कंपनी को आज हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल, Q4 का रिजल्ट एंड कॉन कॉल में इन्होंने क्या कमेंट्री दिया, कैसा गाइडेंस है FY26 के लिए, ओवरऑल कैसा आउटलुक अपॉर्चुनिटी लगता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर देखा कि मोस्टली हॉस्पिटल कंपनीज जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल पे ऑपरेट करती हैं, लेकिन जीना सीखो लाइफ केयर है जो है उनका थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है। सेम आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी बोल सकते हो कि बाकी सारी जो कंपनीज है वो ट्रेडिशनल मॉडल फॉलो करती है, बट जिनका लॉजिस्टिक्स जो है ये थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती है। ये कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी। 3 फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, राजेश याबा जी, आपके आपके रामा सुब्रमण्यन एंड चाणक्य। इन तीनों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था 2015 में। स्टार्ट करने का आइडिया कहां से आया? जो फर्स्ट फाउंडर हैं राजेश याबा जी, ये इन्होंने अपना जो एजुकेशन है, पूरा हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 2010 के अराउंड आईटीसी में जॉब करना स्टार्ट किया था। आईटीसी में उस टाइम पे ये सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स वाले डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। एंड आईटीसी जो कंपनी है उस पीरियड में अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था। एंड उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया था, जहां पे उन्होंने देखा कि आईटीसी ने काफी सारे एनहांसमेंट्स वगैरह कर करके इनका जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस है लॉजिस्टिक्स का, सप्लाई चेन का, उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। वहां से उनके उनके पास में ये आइडिया आया कि अगर एक कंपनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हम अच्छे से मैनेज करें, ऑपरेट करें, तो उनका ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंसी इतना इंप्रूव हो सकता है। तो पैन इंडिया लेवल पे जो बाकी कंपनीज हैं, एमएसएमईज हैं, एसएमईज हैं, उनको इस चीज की कितनी ज्यादा नीड होगी। वहां से इन्होंने 2014 में इस पे वर्क करना स्टार्ट किया एंड ओवरऑल 2015 में इन्होंने ये बिजनेस मॉडल जो है वो लॉन्च किया। अब स्टार्टिंग में जब ये कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया था 2015 में, तब इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल डिफरेंट था। उस टाइम पे ये कंपनी जो केटर करती थी वो एंटरप्राइजेस को करती थी, मतलब जैसे एफएमसीजी कंपनीज हो गई, आपकी अदर सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सीमेंट वगैरह, कोल माइनिंग वगैरह, उनको केटर करती थी। उनका जो भी लॉजिस्टिक का नीड होता था उसको फुलफिल करती थी। एंड एक तरीके का ओला उबर वाला मॉडल इन्होंने फॉलो करना वहां पे प्रेफर किया था। जैसे ओला उबर के अंदर आप देखते हो कि जो पैसेंजर वगैरह हैं वो राइड की रिक्वेस्ट डालते हैं, जो ड्राइवर्स है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, वहां से उनका पूरा बिजनेस बिजनेस ऑपरेट होता है। सेम उसी तरीके से इन्होंने एक ऐप बनाया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था। आई मीन इनिशियली इनका थॉट प्रोसेस यही था कि एक हम ऐप बनाएंगे जिसपे जितनी हमारे जो शिपर्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो अपना डिमांड डालेंगे, अपना क्वेरी डालेंगे, और सप्लाई साइड पे जो आपके ट्रकर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो उसको फुलफिल करेंगे। इस तरीके का मॉडल इन्होंने स्टार्टिंग में फॉलो किया था। लेकिन इस मॉडल में दो सबसे बड़े चैलेंजेस आए कंपनी को। पहला चैलेंज आया वर्किंग कैपिटल का, क्योंकि इस मॉडल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि आप जो डील कर रहे हो वो बड़े क्लाइंट से कर रहे हो, लाइक एफएमसीजी कंपनीज, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके पास में बार्गेनिंग पावर है। एंड वो आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है वो आपको तब पे करेंगे जब आपका वो जो ऑर्डर है उसको आप पूरा फुलफिल कर दोगे, पूरा एग्जीक्यूट कर दोगे। लेकिन जिन वेंडर से, जिन ट्रकर से, ट्रक ऑपरेटर से आप वो जो ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको जो फुलफिल करवा रहे हो, उनको आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करती थी। तो खुद इनके पास ट्रक्स वगैरह नहीं थे, इनके वेंडर पार्टनर्स थे, ट्रक ऑपरेटर्स वगैरह, उनके थ्रू ये कंपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाती थी। बट उनको, क्योंकि आप कोई भी लॉजिस्टिक का ऑर्डर अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपका टोलिंग का जो एक्सपेंस होता है, ड्राइवर का जो एक्सपेंस होता है, फ्यूल का जो एक्सपेंस होता है, ये आपको अपफ्रंट देना पड़ता है। इस कंपनी को खुद से जो कैश देना पड़ रहा था वो अपफ्रंट देना पड़ रहा था, लेकिन इनके पास में जो पेमेंट आ रहा था इनके क्लाइंट से, इनके शिपर से, वो 30 डेज के बाद, 60 डेज के बाद, किसी किसी केसेस में तो 4 मंथ्स के बाद इनको वो पेमेंट आता था। तो वर्किंग कैपिटल का सबसे बड़ा चैलेंज था, कैश फ्लो का सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको इन्वेस्ट करना है अपने ऐप के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, नए नए फीचर्स आपको ऐड करने हैं, और क्लाइंट्स आपको ऐड करने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट करना है, सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर। और उसके लिए आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है, बिकॉज सारा जो आपका कैश है वो आपके वर्किंग कैपिटल में स्टक है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज क्या आया? आई मीन इनिशियली इनका थॉट प्रोसेस ये था कि ऑटो मोड पे हो जाएगा, डिमांड अगर हम लेके आ जाएंगे तो सप्लाई साइड तो हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, एंड सेम जैसा ओला उबर का मॉडल स्केल अप हुआ है उस तरीके से हम स्केल अप कर पाएंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि ओला उबर या जो फूड डिलीवरी टाइप जो बिजनेस मॉडल है, उसमें आप स्टेट वाइज या सिटी वाइज धीरे धीरे एक्सपेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दिल्ली में एंटर किया है तो पहले आप दिल्ली में अपने मॉडल को ब्रेक इवन करोगे, इबिटा लेवल पे आपका पॉजिटिव होगा, उसके बाद आप जाके बाकी सिटीज में एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन जो लॉजिस्टिक का बिजनेस है ये किसी सिटी वाइज या स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, बिकॉज जो कंपनी, आई मीन डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों साइड पे जो आपको ऑर्डर है वो पैन इंडिया लेवल पे कहीं पे भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई नॉर्थ बेस्ड कंपनी है,
और वो आपको साउथ के किसी स्टेट का किसी सिटी का ऑर्डर दे सकती है। तो इसमें आप इंटर स्टेट इंटर सिटी प्ले करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सप्लाई साइड इनका बहुत ज्यादा वीक था, क्योंकि जो भी ट्रक ऑपरेटर्स को ये लेकर के आते थे उनके पास कुछ ऐसा इनके प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं था कि वो जो ट्रक ऑपरेटर है वो इनके प्लेटफॉर्म पे स्टिक करे, वो इनके प्लेटफॉर्म पे रिटेन हो। तो 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो वेट करते थे, लेकिन इतने ज्यादा वॉल्यूम में क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आता था और मतलब डिमांड का काफी काफी वहां पे प्रॉब्लम होता था, तो जिसकी वजह से इनका इनका जो एट्रिशन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई था क्लाइंट साइड पे। तो ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस थे। उसके बाद इन्होंने 2017 ऑनवर्ड्स इस पूरे मॉडल को चेंज करना स्टार्ट किया, और आज अगर आप देखोगे तो जिनका लॉजिस्टिक का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो चुका है। कंपनी जितनी भी ऑफरिंग्स देती है, जितनी भी सर्विसेज देती है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो पूरे ट्रक ऑपरेटर्स के रिलेटेड देती है। इन्होंने ये लूप होल आइडेंटिफाई किया है इस बिजनेस मॉडल के अंदर कि इस इंडस्ट्री में डिमांड का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, इंडिया का इंफ्रा डेवलप होता जा रहा है, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो डिमांड का ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेन जो आपका जो प्रॉफिट का पूल बनेगा या रेवेन्यू का पूल बनेगा वो वहां पे बनेगा अगर आप सप्लाई साइड को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हो। जो थोड़ा सा अभी मतलब एक तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड है, उसको अगर आप ऑर्गेनाइज कर देते हो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वहां पे आपका रेवेन्यू पूल बन सकता है। सो इन्होंने मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो काफी सारे ऑफरिंग्स इन्होंने लॉन्च करने स्टार्ट किए अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे इनके जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं आज के टाइम पे, वो इनके प्लेटफॉर्म पे रिटेन हो सके। तो जैसे इन्होंने सबसे पहले टोलिंग का सर्विस देना स्टार्ट किया, मतलब इनके ऐप पे जो ट्रक ऑपरेटर है, जो भी जितने भी स्टेट वो ट्रैवल वगैरह कर रहा है किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, तो इनके ऐप के थ्रू वो टोल पेमेंट वगैरह कर सकता है। प्लस जो ट्रक ऑपरेटर है ऑन एन एवरेज जो 3 से 4 ट्रक मैनेज करता है, वो इनके ऐप के थ्रू सारी चीजें मैनेज कर सकता है, सारी चीजें ट्रैक कर सकता है कि एक टाइम पे उसके कितने ट्रक जो हैं वो कहाँ पे उनका टोल का पेमेंट हो रहा है, कितना टोल का पेमेंट हो रहा है, प्लस उस पर जीएसटी वगैरह कितना लग रहा है, एंड बाद में वो जो आईटीसी करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। सो टोल पेमेंट वगैरह ये सबसे पहला इन्होंने ऑफरिंग स्टार्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, उसके बाद में इन्होंने टेलीमेटिक्स के सर्विसेज देने स्टार्ट किए। टेलीमेटिक्स क्या होता है? बेसिकली जो ट्रक ऑपरेटर है उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने व्हीकल्स को, अपने ट्रक्स को टाइमली एक्सेस नहीं कर पाता है, रियल टाइम एक्सेस नहीं होता है उसके पास में। एंड फॉर एग्जांपल अगर कोई वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का ऑर्डर फुलफिल कर रहा है तो उसमें डिले बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उसके पास ट्रैकिंग नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे उसका ट्रक जो है वो कहाँ पे है, किस लोकेशन में है, कितना और टाइम लगेगा उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। प्लस और फर्दर लोडिंग उसको अगर प्लान करनी है उसमें भी काफी ज्यादा डिले हो जाता है, इनएफिशिएंसी हो जाता है। तो ये जो व्हीकल ट्रैकिंग वाला जो डिवाइस है ये अनेबल करता है इनके ट्रक ऑपरेटर्स को कि इनका ट्रक ऑपरेटर जो है वो रियल टाइम बेसिस पे एक्सेस कर सकता है कि इनका व्हीकल कहाँ पे इस टाइम पे है, किस लोकेशन पे है। प्लस उसके साथ में वो ड्राइवर को भी कंट्रोल कर सकता है काफी अच्छे से। लाइक इन केस अगर ड्राइवर हार्श ड्राइविंग कर रहा है या ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, उन सारी चीजों को भी वो मैनेज कर सकता है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, जो गुड्स वो लेकर के जा रहा है उस ट्रक के अंदर, और कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह का केस हो सकता है, तो रिमोटली बेसिस पे जो ट्रक ऑपरेटर है वो उस ट्रक को ऑफ भी कर सकता है। ये सारे मतलब एक तरीके से ऑफरिंग भी उसके पास में है, ये सारा कंट्रोल उसके पास में है। मतलब इन अ वे अगर आप समझोगे तो ट्रक ऑपरेटर ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर पा रहा है। प्लस जो उसका क्लाइंट है जिसका ऑर्डर वो फुलफिल कर रहा है उसको भी वो टाइमली अपडेट कर सकता है कि कब तक जो उसका ऑर्डर है वो उसके डेस्टिनेशन पे रीच कर जाएगा। सो ये इन्होंने दूसरा ऑफरिंग देना स्टार्ट किया। आज के टाइम पे इन्हीं दो ऑफरिंग से कंपनी का 80 से 85% रेवेन्यू आता है। देन इसके साथ में अभी रिसेंट टाइम में कंपनी ने काफी सारे और ऑफरिंग्स लॉन्च करे हैं। जैसे एक ऑफरिंग इन्होंने स्टार्ट किया है फ्यूल सेंसरशिप का। मतलब सेम जो आपका ट्रक ऑपरेटर है उसका एक और सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्यूल कॉस्ट का, क्योंकि जो लॉन्ग टेन्योर के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें आपका मिनिमम 45% से लेकर के 55-60% तक का जो कॉस्ट है वो सिर्फ फ्यूल का जाता है। एंड वहां पे बहुत बार हम इस तरीके के केसेस देखते हैं कि ड्राइवर के साथ में एक थोड़ा सा टसल चलता है ट्रक ऑपरेटर का कि फ्यूल जितना यूज होना चाहिए उससे ज्यादा यूज किया, थोड़ा सा थेफ्ट वगैरह का केस होता है, चोरी वगैरह का केस होता है। तो ये सारी काफी डिस्टर्बेंस चलते हैं उनके बिजनेस में।
अब फ्यूल सेंसर से क्या है कि इस डिवाइस से अगेन जो ट्रक ऑपरेटर है वो इस चीज को मैनेज कर सकता है, ट्रैक कर सकता है कि कितना फ्यूल यूज हो रहा है। कहीं पे सडनली तो ऐसा नहीं हुआ कि अभी फ्यूल डलवाया एंड एकदम से जो मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है उससे ज्यादा फ्यूल एकदम से यूज हो गया, मतलब उसको ये आइडिया लग जाता है कि ड्राइवर कहीं मिस यूज तो नहीं कर रहा उसके फ्यूल को। तो ये सारे एक्सेस आ जाते हैं ट्रक ऑपरेटर के पास में। देन एक और इन्होंने ऑफरिंग स्टार्ट किया है व्हीकल फाइनेंसिंग का। क्योंकि इनके मेनली जो आप क्लाइंट्स देखोगे वो स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं जिनके पास मैक्सिमम 3 4 5 ट्रक्स होते हैं, और ये सारे टायर 3 टायर 4 रूरल एरियाज में रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इनका सिविल स्कोर वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं होता है। सो 50% जो इनको क्रेडिट की नीड होती है उसको ये इनफॉर्मल फाइनेंसिंग के थ्रू फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक बक क्या करता है, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे काफी सारे लेंडर्स के साथ में टाई अप किया हुआ है, बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ में टाई अप किया हुआ है। सो इन केस इनके किसी भी ऑपरेटर को यूज्ड व्हीकल परचेज करना होता है, क्योंकि ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये न्यू व्हीकल बहुत कम परचेज करते हैं, यूज व्हीकल ज्यादा परचेज करते हैं। तो किसी को भी यूज व्हीकल परचेज करना है तो ये उसकी फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन देते हैं। बेसिकली ब्लैक बक यहाँ पे क्या कर रहा है, लोन ओरिजिनेशन का काम कर रहा है, खुद लोन नहीं दे रहा है, लोन ओरिजिनेशन का काम कर रहा है। लोन जो है इनके बैंकिंग पार्टनर और जो एनबीएफसीज हैं वो लोन डिसबर्स करते हैं इनके क्लाइंट्स को, एंड ब्लैक बक को उस पर ओरिजिनेशन फी मिलता है। सो वहां से भी इनको रेवेन्यू आता है। एंड एक और इन्होंने सर्विस स्टार्ट किया है लोड्स का, लोड ऑफरिंग या ब्रोकरेज वाला बिजनेस उसको आप बोल सकते हो। तो पहले ब्लैक बक क्या करता था कि खुद डायरेक्टली बड़े बड़े क्लाइंट से, शिपर से डील करता था एंड उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता था, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम था। लेकिन ये जो लोड वाला बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, ब्रोकरेज वाला जो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, यहाँ पे जस्ट ये एज अ प्लेटफॉर्म प्ले कर रहा है। इन्होंने सप्लाई साइड अपना पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया आज के टाइम पे। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में इनके इनके ट्रक ऑपरेटर्स के साथ में इनका टाई अप है, पार्टनर है, पार्टनरशिप है। मतलब जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उसको इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सो अब इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी क्वेरीज आती है, जो भी डिमांड आता है किसी भी शिपर्स की तरफ से, जो भी इनके ट्रक ऑपरेटर्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, और उस पूरी ट्रांजैक्शन का 6 से 8% का ब्रोकिंग कमीशन ये कंपनी चार्ज करती है ब्लैक बक। तो ये इन्होंने एक नया डिवीजन, एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है ब्लैक बक का। स्टार्ट हुआ था B2B मॉडल, मतलब है तो अभी भी B2B, लेकिन वहां पे ये एंटरप्राइज पे ज्यादा फोकस करते थे, शिपर्स पे ज्यादा फोकस करते थे, डिमांड वाले साइड पे। लेकिन 1-2 साल के बाद ही कंपनी ने पूरा बिजनेस मॉडल अपना चेंज किया, एंड पूरा जो इनका फोकस है आज के टाइम पे वो ट्रकर्स के ऊपर है, कि जो ट्रक ऑपरेटर होता है उसके बिजनेस को कैसे एनहांस किया जाए, एंड स्टेप बाय स्टेप उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए जिन जिन ऑफरिंग की जरूरत होती है वो सारी कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप ऑफर करना स्टार्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। इनका आप Q4 का रिजल्ट देख लेते हैं कि नंबर्स वगैरह इन्होंने कैसे ऑपरेट करे हैं। सो ये ओवरऑल ट्रकिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, 170 से 170 बिलियन इंडस्ट्री का साइज है, एंड लास्ट 5 ईयर से ये 8-9% के कैगर पे ग्रो कर रही है। देन इसके बाद ये सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए कि ट्रकर्स को बाइंग और सेलिंग का चैलेंज होता है, फाइनेंसिंग का चैलेंज होता है, और कंपनी आज के टाइम पे ये सारे ऑफरिंग्स अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑफर कर रही है। इनका 3 चीजों के ऊपर ही फोकस है ब्लैक बक का। पहला तो ये ऑफरिंग्स की नंबर ऑफ ऑफरिंग हमको बढ़ाते जाना है, मतलब ये ग्राउंड लेवल पे इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि जो ट्रकर के लाइफ में डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये अपने प्लेटफॉर्म पे एक एक करके ऑफरिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरा काम कंपनी क्या कर रही है, अपने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा एनहांस कर रही है, ताकि अगर जितने ज्यादा क्लाइंट्स हमारे बढ़ते जाते हैं उसको हम मैनेज कर पाए एफिशिएंटली। सो इनका ट्रांजैक्टिंग कस्टमर अगर आप देखोगे तो 7 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हैं, एंड डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज 44 मिनट एक जो ट्रक ऑपरेटर है, एक जो इनका क्लाइंट है वो इनके ऐप को यूज करता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि मतलब प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी मिल रही है उनके बिजनेस में, इसीलिए इनके ऐप को वो 44 मिनट्स ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। सो दूसरा फोकस इनका इस चीज पे है। तीसरा फोकस है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन पे। आई मीन यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यहाँ पे लगाओ तो इनके जो ये जो क्लाइंट्स हैं, ये जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ये आपके रूरल एरिया से मेनली बिलोंग करते हैं और अनएजुकेटेड होते हैं। सो इनको मतलब कंपनी का कहना है कि जब हमने 2015-16 में बिजनेस स्टार्ट किया था तब ऑलमोस्ट 50% ट्रक ऑपरेटर्स के पास में स्मार्टफोन ही नहीं था, वो जो कीपैड वाला फोन होता है उससे वो बिजनेस मैनेज करते थे। आज के पास आज के टाइम पे हालांकि 100% ट्रक ऑपरेटर्स के पास स्मार्टफोन है, लेकिन वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो ये जो डिजिटल ऑफरिंग्स है कंपनी की, इसको काफी कंफर्टेबली वो अडेप्ट कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, फिजिकल लेवल पे 10,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स, फिजिकल टच पॉइंट्स इन्होंने बनाए हैं। मतलब इनके एम्प्लॉयज हैं, एजेंट्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं,
जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जैसे आपका कहीं कहीं सिटी में ट्रांसपोर्ट नगर होता है, कहीं पे टोल प्लाजाज होते हैं, वहां पे वो अवेलेबल होते हैं, सो दैट वो जो इनके इनके जो क्लाइंट्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनको इस चीज में वो असिस्ट कर पाए, इस चीज में वो हेल्प कर पाए कि कंपनी किस तरीके के ऑफरिंग्स प्रोवाइड कर रही है, उससे उनको बिजनेस में क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारी 3 चीजों पे कंपनी का फोकस है। पहला ऑफरिंग्स बढ़ाने पे, प्लेटफॉर्म को और एनहांस करने पे, और तीसरा रीच बढ़ाने पे, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ाने पे। सो आज के टाइम पे 80% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में इस कंपनी की प्रेजेंस है। देन अगर हम मैट्रिक्स देखें, सो हर एक मैट्रिक अगर आप देखोगे तो उसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है कंपनी की Q4 में। जैसे अगर हम मंथली ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर देखें तो 17% का ग्रोथ है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्टिंग यूजर जो मिनिमम 2 सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो ये वही क्रॉस सेल अपसेल वाला पॉइंट हो गया, इसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ है 26% का। देन ऑन एन एवरेज जो इनके प्लेटफॉर्म पे टाइम जो स्पेंड करता है एक ट्रक ऑपरेटर, वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो 8-9% का ग्रोथ है। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा लूप होल ये भी हो सकता है कि मे बी नंबर ऑफ टाइम इतना अच्छा मतलब मैट्रिक ना हो इनके उसको कैलकुलेट करने का, बिकॉज अगर आपका ऐप जो है वो थोड़ा सा हैंग कर रहा है, या ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई चीज जल्दी अपडेट नहीं हो रही है, तो उस वजह से भी मेरा जो ऐप यूज करने का जो टाइम है वो इंक्रीज हो सकता है। तो मतलब इसका डायरेक्ट ये मतलब नहीं है कि मतलब इनका जो बिजनेस का प्रोडक्टिविटी है वो 100% बढ़ ही रहा होगा, गारंटी के साथ नहीं कह सकते, बट ऑफकोर्स ओवरऑल अगर हम देखें तो एक अच्छा मैट्रिक है कि ऑन एन एवरेज हर एक जो ट्रक ऑपरेटर है उसका डेली यूज टाइम बढ़ता जा रहा है आपके साथ में। देन ओवरऑल रेवेन्यू अगर आप देखोगे, या ग्रोथ बिजनेसेस इनके जो हैं, जो टोलिंग का बिजनेस है और जो व्हीकल ट्रैकिंग का बिजनेस है, वो तो इनका मेन फोकस बिजनेस है, 80-85% रेवेन्यू उससे आता है। बाकी जो अदर सेगमेंट्स हमने डिस्कस किए वो इनके ग्रोथ बिजनेसेस के अंदर आते हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन 11% से 13% हो गया है। ओवरऑल रेवेन्यू का ग्रोथ 37% रहा है, पूरे साल में 46% की रेवेन्यू की ग्रोथ है। सो हर एक पैरामीटर पे अगर आप देखोगे नंबर्स काफी अच्छे हैं कंपनी के। ब्रेक इवन भी किया है इन्होंने इस साल में, इबिटा लेवल पे भी ब्रेक इवन किया है, पैट भी कंपनी का पॉजिटिव हो गया है। इससे पहले काफी सालों में कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही थी, तो ये भी एक्चुअली एक मेन पॉइंट है क्यों हम इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने Q2 में काफी सारी लॉजिस्टिक कंपनीज को डिस्कस किया था तो ये कंपनी तब लॉस में थी। सो इस वही रीजन था कि कोई खास इंटरेस्ट बना नहीं, लेकिन अब कंपनी ब्रेक इवन कर चुकी है, पैट लेवल पे भी, विट्टा लेवल पे भी, एंड ओवरऑल ग्रोथ भी काफी अच्छा आ रहा है। अब कॉन कॉल डिस्कस करते हैं कंपनी का फाइनली, एंड समझते हैं कि आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ने कैसा आउटलुक दिया है। सो पैट के ऊपर मैनेजमेंट का कहना है कि क्योंकि ये पास्ट के ईयर्स में लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है, सो इनको टैक्स में एडवांटेज मिला है, इसीलिए एक्सेप्शनल आइटम को एक्सक्लूड करके, और जो इनका एक जो पुराना बिजनेस था जहां पे ये शिपर्स के साथ में डायरेक्टली डील करते थे, एंटरप्राइज के साथ में, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन कुछ उसके लाइन आइटम्स हैं जो अभी भी P&L में आते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वार्टर है जहां पे आया, नेक्स्ट क्वार्टर से सिर्फ जो इनके मेन ऑपरेशनल बिजनेस है उसी का लाइन आइटम्स आएंगे सारे, तो उनको अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो कंपनी का पीबीटी 42 करोड़ है Q4 के अंदर, लास्ट ईयर लॉस में था, और फुल ईयर बेसिस पे पीबीटी कंपनी का 91 करोड़ है, तो मतलब कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो चुकी है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा अगर आप कस्टमर बेस देखोगे तो जो स्मॉल ट्रकर्स होते हैं जिनके पास ऑन एन एवरेज 3 से 5 ट्रक वो ऑपरेट करते हैं, वो हमारे मेन कस्टमर्स हैं। इंडिया की टोटल ट्रक इंडस्ट्री में उनका जो मार्केट शेयर है वो 25% है, और मतलब एक्चुअली इन्होंने ये डेटा ही शेयर किया है नॉर्मली। इनका कहना है कि इंडिया का ट्रक का यूनिवर्स अगर आप देखोगे तो 12.5 मिलियन टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स है इंडिया में, और ट्रक ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो 3.5 मिलियन टोटल ट्रक ऑपरेटर्स हैं। इसमें से 25% जो मार्केट शेयर है स्मॉल ऑपरेटर्स, स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स वाला, वो इनके क्लाइंट्स हैं, उनको मेनली कंपनी कैटर करती है। देन लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ कोर्स सबसे बड़ा चैलेंज है हर एक कंपनी के लिए भी, एंड ओवरऑल कंट्री लेवल पे भी अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जीडीपी का अभी भी 13-14% जो कॉस्ट है वो लॉजिस्टिक्स का जाता है। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछले काफी सालों से इस पे बहुत सारे एफर्ट करे हैं कि इसको कम करने हुए, लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट अभी तक दिखा नहीं है, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे बाकी कंट्रीज के साथ में तो बहुत बड़ा गैप है। गवर्नमेंट का टारगेट जरूर है कि इसको सिंगल डिजिट तक लेकर के आना है, लेकिन कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट लास्ट 3-4 ईयर्स में इसमें अभी दिखा नहीं है इस कंपनी का, क्योंकि डिजिटल मॉडल है और ये सारे ऑफरिंग्स ये प्रोवाइड करते हैं, तो उनके पास में वो अपॉर्चुनिटी है कि इंडिविजुअल लेवल पे ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। मैनेजमेंट कह रही है मेनली वही उन्हीं 3 चीजों पे इनका फोकस है, एक तो ऑफरिंग्स, दूसरा प्लेटफॉर्म, और तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना। देन इनको पीपीआई लाइसेंस का अप्रूवल मिल गया आरबीआई से। पीपीआई लाइसेंस क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये टर्म होता है। सो इसका लाइसेंस मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो ऐप है, इनका जो प्लेटफॉर्म है,
उसमें ये वॉलेट सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, आई थिंक फोन पे का भी वॉलेट होता है, वो वॉलेट सर्विसेज ये ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। यानी जो इनका क्लाइंट है, जो ट्रक ऑपरेटर है, अपने इनके वॉलेट में एडवांस में वो पेमेंट वगैरह ऐड करके रख सकता है। देन उसके बाद वो जहां पे भी उसको पे करना है, टोलिंग के लिए पे करना है, फ्यूल पेमेंट के लिए पे करना है, वो उसमें से पे कर सकता है। सो अभी तक इनका जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थर्ड पार्टी को देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका टेक रेट सिर्फ 80% है। यानी अगर 100 रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका 80 रुपीज इनके पास आता है, 20 रुपीज इनको अपने पार्टनर को देना पड़ता है। तो एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो कि वो पूरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंपनी के पास खुद आ गया, उसका कंट्रोल अब इनके पास में आ गया। हालांकि इनका कहना है कि इससे हम इमीडिएटली अपना टेक रेट इंक्रीज नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है कि टेक रेट 80% से 90% हम ले जाएंगे, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो बिजनेस की कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छी चीज है हमारे लिए। देन टेलीमेटिक्स वाले सेगमेंट में, जो व्हीकल ट्रैकिंग वाला सेगमेंट है, उसमें इन्होंने एक नया डिवाइस स्ट्रक्चर किया है। सो कंपनी का कहना है कि इस डिवाइस का डिजाइन से लेकर के इसके कंपोनेंट्स तक, कि कौन कौन सा कंपोनेंट लगेगा, कैसा डिजाइन होगा, कितना कंपोनेंट लगेगा, बिल ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं ओवरऑल हम, ये सारी चीजें कंपनी ने खुद डिजाइन करी है, खुद पूरा इसका इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। सिर्फ जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कंपनी थर्ड पार्टी को देगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसका सिर्फ इतना काम रहेगा कि डिजाइन से लेकर के कंपोनेंट तक, और कंपोनेंट का सोर्सिंग कहां से करना है ये सब कंपनी बताएगी, उसको सिर्फ वो बना करके दे देना है। तो कंपनी कह रही है कि इससे क्या होगा कि ये जो डिवाइस है इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी एक तो, दूसरा इसमें और ज्यादा फीचर्स हमने ऐड कर दिए हमारे क्लाइंट्स के लिए, तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और ज्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन हम ऐड करेंगे इससे। और कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां से करेगी? इंडिया से और चाइना से, इनके मतलब जो सप्लायर्स हैं वहां से कंपनी सोर्स करेगी। देन फ्यूल सेंसर वाला जो इनका वर्टिकल है वो ब्रेक इवन कर चुका है Q4 में। कंपनी कह रही है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हुआ, सेल्स का नंबर डबल हुआ इस क्वार्टर के अंदर, अच्छा ग्रोथ आया। पहले इस वाले वर्टिकल में कंपनी को प्रॉब्लम आता था कि इनके जो क्लाइंट्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे इस डिवाइस को, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम था। 15 से 25,000 के प्राइस के रेंज में कंपनी इस डिवाइस को पहले सेल करती थी। देन इन्होंने री इंजीनियरिंग की, दोबारा उस डिवाइस को डिजाइन किया, उसकी कॉस्ट कम करी, एंड आज के टाइम पे काफी अच्छे से ये सेगमेंट इनके लिए ग्रो कर रहा है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है उस ऑपरेटर को कि वो जो एक्स्ट्रा फ्यूल लगता था उसका, जो ड्राइवर के साथ में कॉन्स्टेंटली उसका एक टसल चलता था, वो चीज अब जो ऑपरेटर है उसको अच्छे से मैनेज कर सकता है। कॉस्ट कटिंग काफी अच्छी हो गई है। और आई मीन उसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो फ्यूल जो कि 45 से 60% उसका टोटल एक्सपेंस है, अगर उसको वो कंट्रोल कर पा रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है उसका। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं। देन इनका जो यूज्ड व्हीकल लोन वर्टिकल, लोन वाला वर्टिकल है, उसमें कंपनी का कहना है कि अपना जो पार्टनर्स के साथ में जो हमारा टाई अप है उसको हमने और इंक्रीज किया है। लेकिन इस पूरे साल में डिसबर्समेंट का नंबर स्लो रहा है। क्यों स्लो रहा है? हमने काफी सारे लेंडिंग कंपनीज को डिस्कस किया है कि लेंडिंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं था FY25 में। इनफैक्ट काफी सारे लेंडर्स ने तो एक तरीके से अवॉइड किया कि जो भी छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको उन्होंने लोन दिया ही नहीं है, स्पेशली जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो पूरा माइक्रो फाइनेंस का एक काफी खराब टाइम चल रहा था, उसकी वजह से। इनका कहना है कि मोस्टली जो हमारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो वाले क्लाइंट्स की तरफ फोकस किया है। लेकिन अब धीरे धीरे इनका कहना है कि डिमांड इंप्रूव हो रहा है और इस साल से अच्छा ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन लास्टली जो इनका ब्रोकरेज वाला वर्टिकल है, उसमें कंपनी का कहना है कि इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है, मल्टीपल्स में ग्रोथ रही है, मतलब 2x 3x 5x टाइप ग्रोथ आई है। हालांकि इसका बेस अभी छोटा है, कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने स्टार्ट किया है। एंड इनका कहना है कि हमारा इसमें एक मोट या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही है कि सप्लाई साइड हमारा स्ट्रॉन्ग है। आज के टाइम पे 15 से 70% का मार्केट शेयर है इनका, इस कंपनी का सप्लाई साइड में, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट। मतलब किसी स्टेट में 15% है, किसी स्टेट में 70% है। इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने सप्लाई साइड कर दिया है, इसीलिए कंपनी कह रही है कि हम कॉन्फिडेंट है कि ये वाला वर्टिकल हमारा आगे जाके बहुत अच्छे से स्केल अप हो सकता है। तीन चीजों पे इनका मेन फोकस है, सॉरी तीन नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज पे इनका मेन फोकस है। वो तीन चीजें तो हमने डिस्कस कर ली कि प्लेटफॉर्म पे, ऑफरिंग्स पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमारे बिजनेस मॉडल में ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत ज्यादा स्कोप है। इनका जैसे प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो CDSL के साथ में, एंजल वन के साथ में, कैम्स और के फिनटेक के साथ में, कि आपने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया अपने कैपेबिलिटी के ऊपर कि कितना ट्रांजैक्शन आप मैनेज कर सकते हो, कितना नंबर ऑफ क्लाइंट आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन एक बार जो आपने क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लिया, सो फॉर एग्जांपल 2025 में आपने जो क्लाइंट ऑनबोर्ड किया,
वो क्लाइंट 2030 2035 में भी जो रेवेन्यू, जो सर्विस आपका यूज करेगा, उससे जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा वो डायरेक्टली फ्लो होगा आपके बॉटम लाइन के अंदर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वन टाइम है, वो 2025 में ही आ गया। अब इसके बाद जब तक वो क्लाइंट आपके प्लेटफॉर्म पे रहेगा तब तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा होता है। सो वही कंपनी कह रही है कि लास्ट इतने सालों में हमने बिजनेस को स्केल अप किया, नई नई ऑफरिंग्स ऐड करी, अब फाइनली वो टाइम है जहां पे हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज एक तरीके से प्ले आउट होना स्टार्ट हो रहा है। तो उसका स्कोप अभी काफी काफी स्ट्रांग है। देन इनके जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जो इनके ये टेलीमेटिक सर्विसेज यूज करते हैं, टोलिंग सर्विसेज यूज करते हैं, सो क्या इनको मतलब ये ट्रक ऑपरेटर को खुद से कोई वैल्यू प्रोपोजिशन इसमें मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से आई मीन कुछ कुछ चीजों में जैसे कंपलसरी किया है कि अगर आप माइनिंग के लिए ट्रक यूज कर रहे हो तो वहां पे वो व्हीकल ट्रैकिंग यूज करना जरूरी है, पार्किंग के लिए यूज कर रहे हो तो वहां पे वो व्हीकल ट्रैकिंग यूज करना जरूरी है। सो कंपनी का कहना है 25% जो यूजेज है वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से है, लेकिन बाकी का जो पार्ट है वो ट्रक ऑपरेटर्स इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हमको हमारे बिजनेस में इसका काफी ज्यादा एडवांटेज है, चाहे वो टोलिंग सर्विसेज हो, चाहे वो व्हीकल ट्रैकिंग सर्विसेज हो, जहां पे पहले उनका मतलब जितना भी टाइम होता था एक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने में, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फ्यूल उनका वेस्ट होता था। अब वो उसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, ड्राइवर को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये सारे काफी वैल्यू एडिशन वाली चीज है जिसकी वजह से ट्रक ऑपरेटर खुद से हमारे साथ में इस चीज को यूज करना चाहता है। इनिशियली जब इन्होंने 2017 2018 में ये ऑफरिंग्स देनी स्टार्ट करी थी तो ट्रक ऑपरेटर आई मीन एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इन सर्विसेज के लिए हम पे करेंगे, फीस वगैरह पे करेंगे इन कंपनीज को। लेकिन फाइनली आज के टाइम पे लास्ट 3-4 ईयर से कंसिस्टेंटली इनका जो मतलब सब्सक्रिप्शन वाला नंबर है या क्लाइंट वाला नंबर है, दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ है। देन इनके इस सेक्टर में कुछ एक दो कॉम्पिटिटर्स हैं जो डिस्कशन चल रहा है कि वो जो व्हीकल डिवाइसिंग वाला जो व्हीकल ट्रैकिंग वाला जो डिवाइस है उसमें वो एंटर करने को देख रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ आया है लास्ट 4-5 ईयर्स में, तो वो सिर्फ एक डिवीजन की वजह से नहीं आया है, हमने मल्टीपल इतने सारे ऑफरिंग्स निकाले हैं एक के बाद एक, और उसके साथ में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज किया है, उसकी वजह से ये ओवरऑल हमको ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर और प्लेयर एंटर होते हैं इस सेगमेंट के अंदर तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, बिकॉज अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, तो अवेयरनेस बढ़ेगी और इससे हमारा भी ग्रोथ अच्छा आएगा। सो ऐसा कोई सीरियस थ्रेट ये देख नहीं रहे हैं और कॉम्पिटिटर इंक्रीज होने में। देन एक और रिस्क इसमें हो सकता है कि जैसे ओईएम जो होते हैं आपके, जैसे टाटा मोटर ट्रक बनाता है, अशोक लेलैंड ट्रक बनाता है, सो कल को ये ओईएम प्लेयर्स अगर उन ट्रक में मतलब न्यू व्हीकल जो उनका सेल हो रहा है उस टाइम पे अगर ये सारे डिवाइसेस उसमें इंस्टॉल करके दे दें तो इनका क्लाइंट वहां पे लूज कर सकता है। लेकिन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ओईएम्स जो हैं, चाहे टाटा मोटर हो, अशोक लेलैंड हो, आइशर मोटर्स हो, ये सारे ये सर्विसेज लास्ट 5-7 ईयर से ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारा ग्रोथ इतना अच्छा आया है लास्ट 5-7 ईयर्स के अंदर। सो इसकी दो सबसे बड़ा रीजन, एक तो ये है कि स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि वो ट्रक ऑपरेटर जिसके बाकी के ट्रक्स ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे है, मतलब वो हमारा डिवाइस यूज कर रहा है, तो उसका पूरा डेटा जो भी उसको मैनेज करना है, ट्रैक करना है, वो सिर्फ हमारे ऐप से, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर सकता है। तो वो ट्रक ऑपरेटर अगर कल को जाके नया ट्रक परचेज करता भी है तो भी वो उनके सर्विसेज को, उनके डिवाइस को चूज नहीं करेगा, वो हमारे डिवाइस को ही चूज करेगा, बिकॉज उसकी स्विचिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसके लिए कि उसके जो पुराने ट्रक्स हैं, पुराने व्हीकल्स हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, देन ये वाले उसको नए प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा, तो स्विचिंग कॉस्ट उसके लिए ज्यादा है, इसलिए वो प्रेफर नहीं करेगा। दूसरा चीज ब्लैकबक कह रहा है कि हमारा जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर दिया है, मोर देन 80 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा प्रेजेंस है। तो जितनी भी वो डीलर्स के जो शॉप्स होते हैं जहां पे ये न्यू व्हीकल्स वगैरह सेल होते हैं, वहां पे हमारे एजेंट्स होते हैं, हमारे हमारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, तो वहां पे भी हमारा क्रॉस सेलिंग, ऑनबोर्डिंग वगैरह हम क्लाइंट्स का करते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि पास्ट में भी हमने मार्केट शेयर लूज नहीं किया और आगे भी हमारा मार्केट शेयर गेन जो है इसमें वो कंटिन्यू रहेगा। देन दूसरा जो इनका बिजनेस है टेलीमेटिक्स वाला, उसमें तो कंपनी कह रही है कि जो डिवाइस हम प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, ट्रक ऑपरेटर्स को, जो ओईएम ब्रांड्स हैं उस प्राइसिंग को मैच ही नहीं कर सकते। प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम 3500 के अंदर उस डिवाइस को इंस्टॉल करके देते हैं, प्लस साथ में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी फ्री देते हैं। ये चीज वो ओईएम ब्रांड्स नहीं दे सकते। एंड अगेन इसके साथ में वो स्विचिंग कॉस्ट आ जाता है यहाँ पे भी, कि पुराने जो उनके व्हीकल्स हैं उसमें हमारा व्हीकल ट्रैकिंग वाला डिवाइस लगा है, तो वो क्लाइंट्स जो है वो प्रेफर नहीं करेंगे कि नए वाले में वो उनका रखें, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा उनके बिजनेस के लिए। देन
लास्ट टाइम इनका जो एंटरप्राइज वाला मॉडल था, जो शिपिंग वाला मॉडल था, वो मतलब फेलियर रहा इनके लिए। तो अब मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है कि इनका ये वाला जो लोडिंग वाला जो मॉडल है इन्होंने नया निकाला है, इसमें इनको सक्सेस मिलेगा, स्केल अप करेगा। तो एक तो कंपनी कह रही है कि मतलब स्टार्टिंग की अगर आप देखोगे तो हर एक क्वार्टर में काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है उसके अंदर। दूसरा, लास्ट टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज हमारा वर्किंग कैपिटल का था, और उससे भी बड़ा चैलेंज था सप्लाई साइड का। सप्लाई साइड हमारी काफी वीक थी, बिकॉज हमने फोकस ही नहीं किया था उन ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमारा सप्लाई साइड तो सुपर स्ट्रांग है, ऑलरेडी हम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, सिटीज में हमारी प्रेजेंस है। सो सप्लाई साइड में हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं, और डिमांड कांस्टेंट आती रहती है। एक और चीज इन्होंने शेयर करी है कि इस इंडस्ट्री में डिमांड रहती है, चाहे सप्लाई साइड से हो या डिमांड साइड से हो। बट हाँ, बीच में कुछ ऐसा पीरियड आता है जहां पे कभी कभी डिमांड वाली साइड जो है उसमें थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलता है, मतलब शिपर्स जो हैं उनकी तरफ से ऑर्डर कम हो जाता है। कभी कभी जो सप्लायर्स हैं उनका थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है और वो कम ऑर्डर लेना प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब मॉनसून होता है तो जो आपके शिपर्स हैं उनकी तरफ से ऑर्डर्स कम आते हैं, लेकिन जो आपके सप्लायर्स हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो उस टाइम पे काफी एक्टिवली ऑर्डर ढूंढते हैं, क्योंकि मानसून के टाइम पे मोस्टली कंपनीज अवॉइड करती है कि अपने जो गुड्स वगैरह हैं उनको उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट वगैरह किया जाए। तो उस टाइम पे आपके जो इनके रेट्स होते हैं सप्लायर्स के, ट्रक ऑपरेटर्स के, वो काफी कम हो जाते हैं, और वो उस टाइम पे रेडी होते हैं कि अगर कोई छोटा ऑर्डर भी मिल रहा है, कम मार्जिन का मिल रहा है, उसको भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सेम एक दो क्वार्टर के बाद जो चीजें हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, मतलब वो जो दिवाली वाला जो पीरियड होता है, फेस्टिव पीरियड, वहां पे आपके जो शिपर्स हैं वो काफी ज्यादा ऑर्डर देते हैं, उनकी तरफ से मतलब डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो सप्लायर्स होते हैं, ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं, उनका एक तरीके से बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। सो वो वहां पे पिक एंड चूज वाला काम करते हैं कि अगर उनको लॉन्ग रूट का ऑर्डर मिल रहा है और एक फिक्स मार्जिन मिल रहा है तभी वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये चीजें चेंज होती रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सप्लाई साइड इसमें स्ट्रांग होना चाहिए इस तरीके के मॉडल में, क्योंकि अगर सप्लाई साइड स्ट्रांग नहीं है तो आप डिमांड को कंसिस्टेंटली केटर ही नहीं कर पाओगे। आप कितना भी बड़ा क्लाइंट लेकर के आ जाओ, लेकिन आपका डिमांड फुलफिल ही नहीं होगा अगर आपने ट्रक ऑपरेटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। तो कंपनी कह रही है इसीलिए हमने वो कर दिया है लास्ट 5-6 ईयर से, तो हम कंफर्टेबल है, हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा ये वाला मॉडल अब अच्छे से ग्रो कर सकेगा। देन इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे तो जो टेलीमेटिक्स वाला सेगमेंट है, जहां पे ये व्हीकल ट्रैकिंग का जो डिवाइस लगाते हैं, उसमें 30% का मार्केट शेयर है इनका आज के टाइम पे। और जो फ्यूल सेंसर वाला जो डिवाइस है उसमें कंपनी का 40 से 45% का मार्केट शेयर है। अगर आप प्राइसिंग वाइज देखोगे तो टेलीमेटिक्स और फ्यूल सेंसर, ये दोनों डिवाइस कंपनी के 8,000 से 10,000 के प्राइस रेंज में आते हैं। पहले कंपनी का सिर्फ फ्यूल सेंसर वाला डिवाइस 15 से 25,000 का था। तो काफी ज्यादा ऑपरेशन एफिशिएंसी इन्होंने बिल्ड करी है, रीडिजाइन किया है उस कंपनी को, इन हाउस कंपनी ने, उस डिवाइस को कंपनी ने, जिसकी वजह से आज प्राइस अगर आप देखोगे तो दो प्रोडक्ट के अब 8 से 10,000 के बीच में आ रहा है। देन उसके बाद इनका अगर हम ग्रोथ वाइज देखें कि जो एक्टिव ऑपरेटर्स हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनका ग्रोथ कितना रह सकता है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में। सो इनका कहना है कि क्योंकि लास्ट 6-7 ईयर्स में ऑलरेडी हम बहुत हाई पेस पे ग्रो कर चुके हैं, तो हमारा मानना है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में लो सिंगल डिजिट से हाई डबल डिजिट तक में उनका ग्रोथ रहेगा। लो डबल डिजिट से हाई डबल डिजिट में उनका ग्रोथ रहेगा, नंबर ऑफ न्यू ऑपरेटर्स, मतलब जो नए ऑपरेटर्स ये ऑनबोर्ड करेंगे। लेकिन इनका कहना है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन्होंने जो लास्ट 7-8 ईयर्स में भी कई सारे जो ऑपरेटर्स ऑनबोर्ड किए हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऑपरेटर्स अभी इस कंपनी का सिर्फ एक ही सर्विस यूज करते हैं। सो कंपनी कह रही है, एग्जांपल के लिए जैसे आप देखोगे टेलीमेटिक्स वाला जो हमारा सेगमेंट है, सॉरी टोलिंग वाला जो हमारा डिवीजन है, उसके सिर्फ 50% ऑपरेटर ही हमारा ये टेलीमेटिक्स वाला सर्विस यूज करते हैं। यानी अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है कि एक क्लाइंट 2-3-4 ऑफरिंग्स को यूज करना स्टार्ट करे, और उसके साथ में न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्डिंग भी चलता रहेगा। तो इनका कहना है इवन दो न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का जो रेट है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें कोई स्लोनेस, वीकनेस हमको देखने को नहीं मिल रही है नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के लिए। देन कॉस्ट कटिंग का कितना स्कोप है? सो मैनेजमेंट कह रहा है कि ऑलरेडी कॉस्ट कटिंग हमने काफी ज्यादा कर दी है। यहां से एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्सपेंस जो है हमारा वो और ज्यादा कम नहीं हो सकता, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है और एक क्लाइंट को आप एक साल ऑनबोर्ड करते हो तो उसी साल आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है। देन उसके बाद जब तक वो आपका सर्विस यूज करेगा तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता रहेगा। तो इस वाले पार्ट पे मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि ऑपरेटिंग लिवरेज का स्कोप बहुत है आने वाले सालों में। देन इनके जो मेन क्लाइंट्स है, ऑलरेडी इन्होंने बताया कि स्मॉल ट्रक ऑपरेटर्स इनके मेन क्लाइंट है, 3 से 5 ट्रक जिनके पास होते हैं ऑन एन एवरेज।
कैश फ्लो इनका इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। सो मैनेजमेंट का कहना है जनरली आप देखोगे जो हमारा एडजस्टेड इबिट्टा है, मतलब इबिट्टा में आप ईसॉप को एक्सक्लूड कर दोगे तो एडजस्टेड इबिट्टा हो जाता है। सो कंपनी का कहना है जो हमारा एडजस्टेड इबिट्टा है ओवरऑल वही हमारा कैश फ्लो में कन्वर्ट होगा। इस बार एक एक्सेप्शनल क्या हुआ है कि Q4 में 50 करोड़ का गैप आया हमारे वर्किंग कैपिटल में जो हमको फुलफिल करना पड़ा, लेकिन वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही वापस से नॉर्मलाइज हो गया। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनी कह रही है कि जो हमारा एडजस्टेड इबिट्टा रहेगा ओवरऑल वही हमारा कैश फ्लो में कन्वर्ट करेगा। लास्टली रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस क्या है इस कंपनी का। इनकी मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं देती है रेवेन्यू ग्रोथ पे या प्रॉफिट ग्रोथ पे, लेकिन इनका कहना है कि ग्रोथ ड्राइवर्स बहुत सारे हैं। तो एक तो अगर हम फोकस बिजनेसेस की बात करें, मतलब टोलिंग वाला और टेलीमेटिक्स वाला, इसमें कंपनी कह रही है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। जैसे लास्ट 5-7 ईयर्स में रोड बने हैं, हाईवेज बने हैं, नेटवर्क्स बनाए, तो इसका ग्रोथ तो गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट 5-10 ईयर्स भी दिख रहा है क्लियरली कि वो कंटिन्यू रहेगा। तो वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है हमारा फोकस बिजनेस का मार्केट शेयर गेन। कॉन्स्टेंटली हर एक क्वार्टर में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है। ये इनका दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है। और जो इनका दूसरा बिजनेस सेगमेंट है ग्रोथ बिजनेसेस, जिसमें वो सारे आपके फ्यूल सेंसर वाला बिजनेस, ब्रोकरेज वाला बिजनेस, व्हीकल फाइनेंसिंग वाला बिजनेस, ये तो कंपनी कह रही है कि इसमें ऑप्शनैलिटीज बहुत ज्यादा है। मतलब काफी सारे ऑप्शंस हैं, काफी अलग अलग लेवल पे इसको हम स्केल अप कर सकते हैं। बस एक चीज हमको मेक श्योर करना है कि एग्जीक्यूशन इसका सही डायरेक्शन में रहे जो अभी तक हमने कंटिन्यू रखा है। ग्रोथ को इनका इनका ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो कंपनी कह रही है कि इंडिया में कितने किलोमीटर से रोड नेटवर्क बन रहा है, हाईवे बन रहा है, इसको आप ट्रैक कर सकते हो हमारा ग्रोथ देखने के लिए। नंबर ऑफ ट्रक्स इंडिया में किस लेवल से इंक्रीज होते जा रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, वो एक ग्रोथ का अच्छा पैरामीटर है हमारा ट्रैक करने के लिए। एंड उसके साथ में जो टोल रेट्स होते हैं उनका इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, बिकॉज जितना रेट उनका इंक्रीज होगा उतना ज्यादा हमारा ट्रांजेक्शन फी बढ़ेगा। ये सारे मैट्रिक्स हैं जो कंपनी कह रही है जिससे हमारा ग्रोथ आएगा। एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्फिडेंट है कि जो करंट ग्रोथ रेट चल रहा है उसको ये मेंटेन कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है। कौन कौन वाला पार्ट था, ब्लैकबक का, जिनका लॉजिस्टिक्स का लॉजिस्टिक पूरा स्पेस अगर हम देखें तो मेनली आप बाकी सारी कंपनीज को देखोगे, कुछ एसएमई कंपनीज हैं ऑफ कोर्स जिनका ग्रोथ वगैरह अच्छा चल रहा है, गाइडेंस अच्छा है, पी रेटिंग का चांस है, लेकिन पॉइंट वही है कि एसएमई है तो एक तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है। दूसरा पोर्टफोलियो साइजिंग में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आप क्लियरली उसको एलोकेट नहीं कर सकते। बिजनेस का परफॉर्मेंस कम थोड़ा सा खराब हुआ तो अगर मुझे मतलब एलोकेशन अपना कम करना है तो पूरा लॉट काटना पड़ेगा। और बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, गाइडेंस इंक्रीज किया, और अगर मुझे एलोकेशन इंक्रीज करना है तो पूरा लॉट ऐड करना पड़ेगा। तो एलोकेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। साथ में एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम होता है। तो एसएमई में ऑफकोर्स कुछ अपॉर्चुनिटीज है, बट जनरली मैं कंफर्टेबल नहीं होता एसएमई के साथ में। नॉन एसएमई स्पेस में आप देखोगे तो हार्डली कोई आपको बहुत हाई ग्रोथ प्लेयर दिखेगा जो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो। टाइगर लॉजिस्टिक एक ऐसा प्लेयर होता था, बट उनकी उनकी मैनेजमेंट ने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। पहले वो 2000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे थे, अब उन्होंने 15-20% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। मतलब एक जो बिजनेस को ट्रैक करने का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया उनकी मैनेजमेंट ने। उसमें अगर आप देखोगे तो जिनका लॉजिस्टिक्स एक बहुत अच्छा बैट लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, क्योंकि ग्रोथ अच्छा है, 25-30% पे कंपनी ग्रो कर रही है, और उसके साथ में ऑपरेटिंग लिवरेज का काफी ज्यादा चांस है। प्लस क्योंकि जो इनके प्रोमोटर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो एक बड़ा सेटबैक, एक बड़ा फेलियर देख चुके हैं इस बिजनेस के स्टार्टिंग ईयर्स के अंदर ही। मतलब आप खुद ही अज्यूम करो कि जो मॉडल उन्होंने सोच के बिजनेस को स्टार्ट किया था वो फर्स्ट टाइम पे ही फेल हो गया, उसके बाद पूरा मॉडल इनको रिवाइव करना पड़ा। एंड उसके बाद लास्ट 5-7 ईयर्स से कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। क्लाइंट एक्विजिशन कंपनी का स्ट्रांग है और अब तो ब्रेक इवन कर चुकी है। तो ये सबसे पॉजिटिव चीज है कि ऑपरेटिंग लिवरेज कंटिन्यू रहेगा, तो री रेटिंग का चांस अच्छा है इनके स्टॉक के अंदर। पीई भी आई थिंक 22-24-25 के आसपास है। ग्रोथ कंटिन्यू रहता है और ऑपरेटिंग लिवरेज जो कि पॉसिबिलिटी लग रही है कि कंपनी की कंटिन्यू होनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में, तो री रेटिंग का अच्छा स्कोप है। इसी से मिलता जुलता मॉडल था रिटको लॉजिस्टिक्स का, जिसको हमने डिस्कस किया था Q2 में। बट उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कॉनकॉल का। उनकी मैनेजमेंट कोई इन्वेस्टर डिस्कशन कुछ करती नहीं थी, ना कोई मैनेजमेंट का कोई इंटरव्यू वगैरह अवेलेबल है। पर्सनली मैं काफी अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, स्पेशली अगर स्मॉल कैप माइक्रो कैप बिजनेस है एंड मेरे पास में एक्सेस नहीं है कि मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है, मैनेजमेंट का क्या विजन है आने वाले टाइम में। मैं किस चीज के ऊपर बैट करूं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे, और वैसे भी जिनका उसको आउट परफॉर्म कर रहा है, जिनका का ग्रोथ काफी अच्छा है उसके कंपैरिजन में, मार्जिन इंप्रूव होते जा रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज है इनके बिजनेस में, तो यहाँ पे स्कोप काफी अच्छा लगता है। बट ऑफ कोर्स जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ कि इस तरीके के जो मॉडल्स हैं
वहां पे थोड़ा स्टैगर्ड अप्रोच ज्यादा ज्यादा बेटर लगता है कि इनका Q1 का रिजल्ट आए, उसके बाद हम देखें कि कैसा एग्जीक्यूशन रहा, एंड जैसे जैसे एग्जीक्यूशन अच्छा रहेगा वैसे वैसे एलोकेशन इंक्रीज होगा। सो वो वाला अप्रोच ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा कंफर्ट लगता है रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हाँ, बिजनेस का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, री रेटिंग का भी चांस है, ट्रैकिंग इसका आप कंटिन्यू रखेंगे, Q1 का रिजल्ट आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपकी जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।